हेलो छात्रों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 10 वृत्त से संबंधित तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आशा है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। वृत्त, सबसे पहला चीज़ तो यह जानना है कि वृत्त क्या है। तो वृत्त के बारे में आपको यही जानना है कि वृत्त जो है एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु, जिसे केंद्र कहा जाता है, से अचर दूरी, जिसको त्रिज्या कहते हैं, पर स्थित होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वृत्त जो है एक प्रकार का बिंदु का समूह है। आप देख रहे हैं कि जब सर्किल का निर्माण होता है तो उसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं और ये सारे बिंदु मिल करके वृत्त का निर्माण करते हैं। पहला तथ्य यह है। दूसरा तथ्य है कि यह एक तल में होते हैं। तल किसको कहते हैं? तो कहने का मतलब कि जिसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस शामिल होता है, अक्ष शामिल होता है, वह तल का निर्माण करता है। तल मतलब कि 2 डायमेंशनल स्पेस का निर्माण करता है। यह एक्स एक्सिस हो गया और यह वाई एक्सिस हो गया। तो वृत्त जो है एक के 2 डायमेंशनल आकृति का उदाहरण है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स अक्ष भी है और वाई अक्ष भी है। वहीं अगर वृत्त की जगह पर गोला अगर होगा, स्फीयर होगा, तो वहाँ पर आप तीनों एक्सिस हो जाएगा। एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और जेड एक्सिस होगा। तो हम बोलेंगे कि गोला जो है एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, त्रिविमीय आकृति है। तो वृत्त के बारे में यही कह रहा है कि वृत्त जो है एक बिंदु का समूह है, समुच्चय है। और यह भी बता रहा है कि एक नियत बिंदु से, जिसे हम केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। तो केंद्र से उस प्रत्येक बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वह नियत होती है या अचर होती है। उसका मान बदलता नहीं है, कांस्टेंट होता है। और इसी दूरी को क्या नाम दिया जाता है? तो त्रिज्या नाम दिया जाता है। तो वृत्त का डेफिनेशन यही हो सकता है कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु, जिसे केंद्र कहते हैं, से अचर दूरी पर स्थित होता है, जिसे त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद जो है वृत्त से संबंधित कुछ तथ्य हैं जिसे आप जानकारी रख सकते हैं कि जो वृत्त है उसमें एक केंद्र होता है, यह त्रिज्या होता है। त्रिज्या का जो मान होता है सभी जगह बराबर होता है। दूसरा तथ्य आप यह जान सकते हैं कि मोटा मोटी जो वृत्त से संबंधित जानना है कि वृत्त जो होता है, वृत्त में आपको एक जीवा होता है, इसको जीवा बोलते हैं। और सबसे बड़ी जो जीवा होती है वह व्यास होती है, जो केंद्र से पास होती है। तीसरी चीज़ कि वृत्त में जो है आपको मान लीजिए यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिए, तो ए से लेके बी तक यह जो दूरी है इसको चाप कहा जाता है। यह छोटा है इसलिए इसको लघु चाप कहा जाएगा। और अगर हम इस दिशा से आकर के इस प्रकार से मिलें तो इसको हम बोलेंगे दीर्घ चाप। क्या बोलेंगे हम? दीर्घ चाप बोलेंगे। तो अब उससे संबंधित कुछ प्रमेय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वृत्त पर आधारित प्रमेय दिया है कि यदि किसी वृत्त की 2 समान जीवाएँ केंद्र पर समान कोण बनाती है, समान अगर जीवा है तो केंद्र पर क्या कोण बनाएगी? समान कोण बनाएगी। जैसे कि मान लीजिए यह वृत्त हो गया, वृत्त में यह केंद्र हो गया और जीवा जो है, मान लीजिए यह जीवा हो गया ए बी और दूसरा जीवा हो गया आपका सी डी। तो अगर यह ए बी और सी डी बराबर होगा, यदि ए बी इज इक्वल टू सी डी, जीवा अगर बराबर होगा, तो इन ए बी और सी डी जीवाओं के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह कोण बना, उसी प्रकार इस जीवा के माध्यम से यहाँ पर यह कोण बना, तो दोनों कोणों का जो मान होगा वह आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कि कोण ए ओ बी, यह जो यहाँ केंद्र पर 0 है, ए ओ बी इज इक्वल टू कोण सी ओ डी। इससे संबंधित आपको प्रश्न भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे देगा कि एक वृत्त है और वृत्त की जो जीवाएँ हैं आपको 5 सेंटीमीटर है, दोनों 5 सेंटीमीटर है। एक जो है वह वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो दे देगा यहाँ पर कि यह कितना का कोण बनाएगा, x डिग्री की जगह पर क्या मान होगा। तो इस प्रमेय के अनुसार x डिग्री पर का जो मान होगा वह 30 डिग्री होगा। इस प्रकार से अब दूसरे प्रमेय पर हम लोग चलते हैं कि यदि किसी वृत्त की 2 चाप सर्वांगसम हो तो उसकी संगत जीवाएँ भी बराबर होगी। अगर चाप सर्वांगसम हो तो जीवा क्या होगी? बराबर होगी। तो जैसे मान लीजिए कि यह वृत्त हो गया, तो वृत्त में चाप हो गया, जैसे मान लीजिए एक चाप हो गया ए बी हो गया, दूसरा चाप आपका हो गया सी डी हो गया। तो अगर ये सर्वांगसम होती है, समान होती है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो संगत जो जीवा होगी वह भी क्या होगी? बराबर होगी।
यहाँ से लेकर यह जो दूरी होगा, यहाँ से लेकर यह जो दूरी होगा, वह भी दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं कि ए बी अगर चाप और सी डी चाप अगर बराबर हो तो ए बी जीवा और सी डी जीवा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर ए बी और सी डी जो है सर्वांग सम हो तो ए बी और सी डी जीवा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगले प्रमेय पर चलते हैं। तीसरा कहता है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जैसा कि आप चित्र में यहाँ देख रहे हैं, यह वृत्त आपका हो गया और इस वृत्त में यहाँ पर केंद्र है। केंद्र से जो लंब डाला जा रहा है वह जीवा को समान भाग में विभाजित करता है। मतलब यह जो दूरी होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर यहाँ पर फिर से हम बना कर देखें तो आप देखेंगे कि यह वृत्त का केंद्र हो गया, मान लीजिए यह जीवा हो गया, ए बी हो गया। तो केंद्र से जो इस पर लंब डाला जाएगा जीवा पर, वह इस जीवा को दो भागों में क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, मतलब डिवाइड करेगा। तो मतलब अगर इस बिंदु को P मान लिया जाए तो AP = PB हो जाएगा। इस पर आधारित भी प्रश्न दे सकता है कि यदि किसी वृत्त में आपको यह जीवा जो है 8 सेंटीमीटर है, AB जो है वह दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और केंद्र से AB पर लंब डाला जा रहा है। जब केंद्र से AB पर जीवा पर लंब डाला जाएगा तो उस जीवा को वह दो समान भागों में विभाजित करेगा। इसका मतलब कि अगर यह बिंदु C है तो AC = CB, मतलब कि AC आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर आधा और CB भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगला प्रमेय पर हम लोग जाते हैं। यदि किसी वृत्त की समान जीवाएँ केंद्र से समदूरस्थ होती है, वृत्त की समान जीवाएँ अगर हैं तो केंद्र से क्या होती है, समदूरस्थ होती है। देखिए क्या कह रहा है कि जो समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर होती है। जैसे मान लीजिए यह वृत्त हो गया, तो वृत्त में अगर जीवा जो है केंद्र से जीवा अगर समान है, जैसे मान लीजिए यह ए बी हो गया, यह जीवा आपको सी डी हो गया, तो अगर जीवा ए बी जो है वो अगर सी डी के समान है, बराबर है, तो इस केंद्र से जो जीवा की जो दूरी है यह दूरी हो गई। जैसे मान लीजिए इस दूरी को हम OP मान लिए और दूसरी जीवा पर यह दूरी जो होगी मान लीजिए इसको हम OQ मानते हैं, तो दोनों दूरी जो होगा OP जो डिस्टेंस होगा और OQ जो डिस्टेंस होगा वह भी क्या होगा, समान होगा। मतलब कि अगर जीवा की लंबाई अगर सेम होगी तो केंद्र से जीवा के बीच की जो दूरी होगी, जीवा की जो दूरी होगी वह समदूरस्थ होगी, समान दूरी पर होगा। जितना OP होगा उतना ही OQ होगा। अगले प्रमेय पर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त गुजरता है। तो सबसे पहले तो जानना है कि संरेख क्या है और असंरेख क्या है। तो मान लीजिए अगर 3 संरेख बिंदु अगर कहे तो संरेख बिंदु ऐसा बिंदु होता है जहाँ से एक रेखा जो है ऐसी खींची जा सकती है जो कि तीनों बिंदुओं से पार हो सके। देखिए यह जो रेखा है वह आपको इस तरह से गुजर रहा है कि वह तीनों बिंदु को टच करते हुए निकल जा रहा है, तीनों बिंदु से पास हो जा रहा है, तो इसको हम संरेख बिंदु कहेंगे। लेकिन कुछ बिंदु ऐसा हो गया जो कि इधर उधर है। अगर हम एक लाइन पास करते हैं तो इसमें केवल 2 ही लाइन गुजरता है। अगर इधर से पास करते हैं तो देखिए यह 2 ही लाइन गुजरता है। मतलब कहीं से पास करें तो सारे बिंदु जो है आपस में मिल नहीं रहा है, उसको असंरेख बिंदु कहते हैं। तो अगर 3 असंरेख बिंदु दिया हो जो एक के तल में हो, एक रेखा पर न हो, तो उससे एक और केवल एक वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसको आप अच्छा ढंग से अगर बनाइएगा तो आप देखेंगे कि 3 असंरेख बिंदु से आपको एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। यही दिया है कि 3 असंरेख बिंदु से प्रश्न दे देगा कि कितने वृत्त गुजरते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आप आंसर दीजिएगा कि एक और केवल एक वृत्त गुजरेंगे। अगला प्रमेय पर चलते हैं। देखिए छठवां प्रमेय कह रहा है कि किसी वृत्त की 2 असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा छोटी जीवा की अपेक्षा केंद्र से निकटतर होती है। तो देखिए यहाँ ध्यान देने वाला चीज़ है कि अगर यह वृत्त आपका हो गया तो वृत्त में जो मान लीजिए यह बड़ी जीवा हो गई और यह देखिए छोटी जीवा हो, देखने से भी लग रहा है ए बी जो जीवा है बड़ी लग रही है, सी डी जीवा जो है छोटी लग रही है। तो जो बड़ी जीवा होगी वह केंद्र से
कम डिस्टेंस पर होगी। देखिए यहाँ छोटा दूरी लग रहा है, और जो छोटी जीवा होगी वह केंद्र से ज़्यादा दूरी पर होगी। मतलब कि अगर इसको OP और OQ से दर्शाया जाए तो कथनानुसार अगर AB जो जीवा है अगर बड़ा है CD से, तो जो उनके बीच की जो दूरी है OP जो होगी वह छोटी होगी OQ से। यही कह रहा है। आगे हम लोग चलते हैं। 7वां प्रमेय दिया है कि यदि किसी वृत्त की एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इस चाप द्वारा शेष वृत्तखंड में किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। अब देखिए यह प्रमेय जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रमेय, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि यह चाप है, AB चाप हो गया। AB चाप जो है वह केंद्र पर कोण अंतरित कर रहा है। मान लीजिए कुछ कोण अंतरित कर रहा है, कुछ कोण बना रहा है। तो यह जो कोण बन रहा है और वृत्त के देखिए यह अन्य भाग हो गया, परिधि हो गया। तो इस चाप द्वारा AB चाप द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर जो कोण बन रहा है, यह देखिए कोण बन रहा है। या मान लीजिए कि यहाँ एक कोण बन रहा है। जितना भी कोण बनेगा सब केंद्र पर बने कोण का क्या होगा, आधा होगा। इसका मतलब कि केंद्र पर जो कोण बनेगा वह आपको अन्य भाग पर बने कोण का क्या होगा, दुगना होगा। इस रूप में भी आप समझ सकते हैं कि अगर x अगर है तो यह हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसको और आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे परीक्षा में दे देगा कि मान लीजिए कि यह वृत्त है, चाप हो गया A और B। AB चाप द्वारा यहाँ पर कोण आपको पता नहीं। अब यहाँ से दे देगा कि यह जो दूसरा कोण है वह 30 डिग्री है। तो बोलेगा कि केंद्र पर जो कोण बना वह कितना डिग्री का होगा। तो प्रमेय के अनुसार केंद्र पर जो बना कोण होगा AOB जो होगा वह वृत्त के अन्य भाग पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो आपको वह 30 डिग्री दुगना मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, उल्टा हो सकता है। 8वां सवाल, एक ही वृत्तखंड में बने दो कोण परस्पर समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने दो कोण परस्पर क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त हो गया, वृत्त में यह जो वृत्तखंड हो गया, तो एक ही वृत्तखंड पर कितना भी आप कोण बना लीजिए वह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यह जितना कोण होगा उतना ही यह होगा और यह उतना ही यह होगा। तो यही बता रहा है कि एक ही वृत्तखंड पर एक, यह देखिए वृत्तखंड हो गया। आप जब एरिया में जाइएगा तो देखिएगा कि इसको लघु वृत्तखंड बोला जाता है और ऊपर वाले क्षेत्र को दीर्घ वृत्तखंड भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो अगर यह वृत्तखंड है तो वृत्तखंड पर जो कोण अंतरित हो रहा है, एक कोण देखिए यहाँ पर बन रहा है और दूसरा कोण यहाँ पर बन रहा है। तो अगर एक ही वृत्तखंड है, अगर एक ही वृत्तखंड है तो उस पर आपका जो कोण होगा वह सेम होगा। अगर यह 30 डिग्री होगा तो यह भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। वही कह रहा है। अगले टॉपिक अगले देखते हैं कि किसी वृत्त अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। यह भी इम्पोर्टेंट आपको प्रमेय है, इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यह तो व्यास हो गया, तो व्यास पर जो कोण बन रहा है, यह देखिए कोण बन रहा है, वह कितना डिग्री का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। अगर यही कोण यहाँ पर भी इस तरह से बनाए, यह भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अगर यहीं नीचे भी कोण बने, यह कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मतलब कि व्यास पर जो कोण अंतरित होगा वह हमेशा क्या होगा, समकोण होगा। मतलब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। यह अर्धवृत्त आपका हो गया, यह आपको व्यास हो गया, यह केंद्र हो गया। तो जहाँ भी कोई त्रिभुज बनेगा तो उसका यह जो कोण होगा वह कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा।